अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, आज का हमारा 7 डेज़ इंटर्नशिप का लेक्चर नंबर 6 है, जो कि है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कि फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी एक्चुअली है क्या चीज़। तो बेसिकली ये एक ग्रुप होता है। ठीक है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है एक ग्रुप होता है जिसके अंदर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट होते हैं और नर्सिंग स्टाफ होती है, जो कि बेसिकली एक साथ मिलके जो है ना, टुगेदर ये लोग जो हैं डिसाइड करते हैं कि किस तरह की मेडिकेशंस और किस तरह की ट्रीटमेंट्स जो हैं हॉस्पिटल या हमारे हेल्थ केयर के अंदर चलनी चाहिए। ठीक है, कौन सी मेडिकेशंस हैं जो कि यूज़ होनी चाहिए। तो हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, हमारे फिजिशियंस और हमारी जो नर्सिंग स्टाफ होती है, वो लोग मिलके जो है ना एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, थेरापेटिक कमेटी जिसको हम लोग कहते हैं, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, जो कि जिसके अंदर हमारा पूरा ये ग्रुप होता है, डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का, नर्सिंग स्टाफ का, जिसमें हमारी हेड नर्सिंग होती है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिकेशंस और किस तरह के ट्रीटमेंट्स हमारे हॉस्पिटल के अंदर चलनी चाहिए, जो कि ये लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि क्या सेफ्टीज़ वगैरह, किस तरह से इफ़ेक्टिवनेस हम लोग दिखा सकते हैं, कौन सी मेडिकेशन जो है सेफ़ रहेगी, इफ़ेक्टिव रहेगी, क्या कॉस्ट होनी चाहिए उस मेडिकेशन की, ताकि वो लोग जो है ना इंश्योर कर सकें कि हमारी पेशेंट्स जो हैं एक बेस्ट पॉसिबल केयर जो है ना हॉस्पिटल के अंदर ले सकें। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर हम लोग देखें कंपोजिशन और मेंबरशिप को देखें, तो जो हमारी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी है, जो हमारी हॉस्पिटल है, वो लोग जो है अपॉइंट करते हैं। ठीक है, फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी जो है वो लोग बनाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी के अंदर जब हम लोग ये चीज़ मतलब हम लोग बनाते हैं कमेटी, तो उसके अंदर एटलीस्ट 3 जो है ना हम लोग डॉक्टर्स लेते हैं। अच्छा, 3 डॉक्टर्स होते हैं, फार्मासिस्ट होता है और हेड नर्स होती है, और उसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं। अब ये चीज़ जो है ना हर हॉस्पिटल के अंदर अलग से वेरी करती है। अगर स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं तो उसके अंदर हम लोग कम से कम 2 डॉक्टर्स वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, तो हॉस्पिटल जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसके हिसाब से वो चीज़ जो है फार्मेसी कमेटी जो है उतनी बड़ी होगी। जैसे हम लोग सब जो है सब कमिटीज़ भी बना सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हमारा हॉस्पिटल ज़्यादा बड़ा होगा तो सब कमिटीज़ भी बनती हैं। अब फार्मेसी या थेरापेटिक कमेटी के अंदर एटलीस्ट 3 हमारे डॉक्टर्स या फिजिशियंस अगर हम लोग कहें कि होते हैं। हमारा फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, और हमारी नर्सिंग स्टाफ होती है, जिसके अंदर से हेड नर्स हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशंस। ठीक है, उसके अलावा ये जो मेंबर्स होते हैं ना, आइदर उसको जो है हॉस्पिटल गवर्निंग बॉडी अगर हम लोग कहें, जो कि हमारे वो होते हैं, हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ऑफ हॉस्पिटल के हेड्स होते हैं ना, वो लोग या तो खुद सेलेक्ट करते हैं, या तो ये जो होते हैं सारे डॉक्टर्स वगैरह और कमेटी जो है, या तो ये इलेक्ट की जाती है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारा डॉक्टर होगा वो एज अ चेयरमैन जो है एज अ सर्व करेगा, और हमारा जो फार्मासिस्ट होगा वो एज अ सेक्रेटरी जो है वो सर्व करता है इस कमेटी के अंदर। उसके अलावा जो हमारे फार्मासिस्ट हैं उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एक एजेंडा बनाते हैं। ठीक है, और वही जो है ना नोट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, टाइमिंग्स वगैरह नोट करते हैं। एजेंडा का जो काम होता है कि क्या मीटिंग के अंदर कौन सी डिस्कशंस वगैरह होनी है, कौन से एजेंडाज़ के ऊपर हम लोगों को डिस्कस करना है, तो वो जो भी काम होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमारे फार्मासिस्ट की होती है, क्योंकि वो एज अ सेक्रेटरी सर्व कर रहा होता है। अच्छा, तो अगर इन केस हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल्स हैं ना, तो वो कमिटी जो है वो इंक्लूड करेगी स्पेशलिस्ट को भी। जैसे फार्मेसी का हो गया, मेडिसिन्स का हो गया, नर्सिंग का हो गया, तो उनकी सब मतलब हम लोग लेते हैं, दूसरे स्टाफ मेंबर्स को भी लेते हैं एज अ सब कमेटी। अब एज अ सब कमेटी हम लोग जब लेते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए लेते हैं। मतलब अगर हम लोग कहें कि
अच्छा, सब कमिटीज़ वगैरह जो होती है ना वो लार्ज हॉस्पिटल्स, अगर हम लोग के पास लार्ज हॉस्पिटल्स हैं तो उसके अंदर हम लोग सब कमिटीज़ बनाते हैं, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट एरियाज जैसे सर्जरी और मेडिसन्स के, फार्मेसी के और नर्सिंग के दूसरे मेंबर्स को भी हम लोग रखते हैं। और ये इसलिए फॉर्म की जाती है कि हम लोग मतलब वो लोग जो है ना सब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ हम लोग जो है ना सब कमिटीज़ को बनाते हैं। अब अगर हम लोग इस पिक्चर को देखें तो हमारे पास फार्मेसी जो थेरापेटिक कमेटी है हमारी, वो किस तरह से बनती है कि हम लोग फार्मेसी के डिपार्टमेंट से लेते हैं, अपने फार्मासिस्ट लेते हैं और मेडिकल स्टाफ को मिला के हम लोग जो है फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी बनाते हैं। अब अगर हम लोग सब कमिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग सब टॉपिक्स के ऊपर अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जैसे स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, तो हम सब कमिटीज़ बनाते हैं। अब वो सब कमिटीज़ जो होती हैं वो जैसे इंडो क्रैनियोलॉजी एजेंट्स हैं हमारे, उसके ऊपर वो सब कमेटी हम लोग बनाते हैं। या जीआई एजेंट्स हैं हमारे पास, जीआईटी के एजेंट्स, उसके लिए हम लोग सब कमेटी बनाते हैं। तो उनका ये काम होता है कि वो उस स्पेसिफिक, जैसे जीआई के पेशेंट्स हैं, जीआई की मेडिकेशंस हैं, तो वो लोग उस चीज़ के ऊपर जो है ना रिसर्च वर्किंग करेंगे और उनकी एफिकेसी वगैरह पे कि किस तरह से उस मेडिकेशंस के जो है हम लोग एडवर्स इफ़ेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स को, तो वो उन चीज़ों के लिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। अब इनका काम सिर्फ इस सब कमेटी का काम जो होगा वो उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर, जैसे जीआई के हैं तो वो जीआई के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। वो कमिटी सिर्फ जीआई के करेंगी। सीएनएस एजेंट्स के लिए हैं तो वो सिर्फ उसके रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी न्यू आ रही हैं, या सीएनएस के अंदर मेडिकेशंस के ऊपर कोई ऐसी मेडिकेशन है जिसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, तो वो उन चीज़ों पे सारी मतलब डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर बात करें पर्पस क्या है इस कमेटी का, ठीक है, तो हमारा जो मेन पर्पस होता है ना फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी का, वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि जो हमारे पेशेंट्स हैं, ठीक है, वो रिसीव कर रहे हैं बेस्ट एंड सेफ केयर वगैरह, ठीक है, थ्रू किस चीज़ के, प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन्स के, मतलब थ्रू प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन वो लोग बेस्ट और सेफ़ एक जो है ना केयर को जो है रिसीव कर रहे हैं पेशेंट्स। अच्छा, एक मिनट, अज़ान आ रही है तो फिर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम लोग फार्मेसी और फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के ऊपर बेसिकली उसके पर्पस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो फार्मेसी और थेरापेटिक कमेटी जो है उसका मेन रोल ये होता है कि वो लोग जो है ना इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि जो पेशेंट्स हैं हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं, वो लोग प्रॉपर जो है मेडिसिन्स जो है यूज़ कर रहे हैं, या उसके थ्रू मतलब उनकी जो है ना बेस्ट और इफ़ेक्टिव मतलब मेडिकेशंस वो लोग यूज़ करें, और उनको हम लोग जो है ना एक सेफ्टी केयर प्रोवाइड करें, ठीक है। मेन रोल उनका यही होता है कि वो लोग बेस्ट और सेफ़ मेडिकेशंस यूज़ करें और उनको एक बेस्ट और सेफ़ हॉस्पिटल के अंदर केयर मिले, ठीक है। अब वो इस चीज़ को किस तरह से अचीव करते हैं? बाय गिविंग देम एडवाइसेस एंड एजुकेशन, ठीक है। अब एडवाइजरी अगर रोल को हम लोग देखें तो ये लोग जो है, अगर हम लोग एडवाइजरी रोल को देखें तो ये लोग कुछ पॉलिसीज़ को सेट करते हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ को सेट करते हैं, क्रिएट करते हैं इसलिए कि वो लोग सजेशंस दे सकें, मतलब सजेशंस दे सकें कि किस तरह से जो है ना मेडिकेशंस को यूज़ करना है इफ़ेक्टिवली, कौन सी मेडिकेशंस जो हैं चूज़ करनी है, ठीक है, किस तरह से एवेल्युएट करनी है और किस तरह से वो मेडिकेशन सेफ़ली यूज़ करनी है। एजुकेशनल रोल के अंदर वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रोग्राम सेट करते हैं जिसके अंदर वो लोग डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को, फार्मासिस्ट को और अदर जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं ना, उन लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से मेडिकेशंस जो हैं आप लोग को डिस्पेंस करनी है या प्रिस्क्राइब करनी है या यूज़ करवानी है पेशेंट से। और उस चीज़ के अंदर मतलब मेडिकेशंस के रिलेटेड वो लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं प्रॉपर यूज़ की, और अप टू डेट रखते हैं, मतलब अप टू डेट रखते हैं उन अपने जो हेल्थ केयर
प्रोवाइडर्स हैं, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फार्मासिस्ट और हमारे नर्सिंग स्टाफ वगैरह को वो लोग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। न्यूली जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं रिसर्च वर्किंग के ऊपर, जैसे किसी मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स का पता चल गया, न्यू साइड इफ़ेक्ट्स का, तो वो लोग उन चीज़ों के बारे में उन लोगों को सारी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह से आप लोग को इस मेडिकेशन को प्रॉपर यूज़ करवाना है, ठीक है। उसके अलावा इस ऑर्गेनाइजेशन की जो है कौन सी, मतलब हमारी जो कमेटी है उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस क्या क्या होती हैं। जनरली क्या होता है कि हमारे जो अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशंस को देखें फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी की, तो कुछ फॉलोइंग गाइडलाइंस जो है ना उन लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि हमारी पीएनटीसी बनाती है, ठीक है। अब पहला ये होता है कि जो डॉक्टर होगा हमारा, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि एज अ चेयरमैन हम लोग डॉक्टर को रखते हैं, हमारे फिजिशियन को एज अ चेयरमैन रखते हैं। एज अ फार्मासिस्ट जो है वो सर्व करता है एज अ सेक्रेटरी, मतलब फार्मासिस्ट जो होता है हम लोग एज अ सेक्रेटरी लेते हैं, और हमारा चेयरमैन जो होगा वो हमारा कोई फिजिशियन होगा, ठीक है। उसके अलावा वो कमेटी जो है, अब कमेटी जो हम लोग बना रहे हैं वो डेली बेसिस पे नहीं मिलती है, ठीक है। हम लोग पर ईयर के अंदर हम लोग 6 से 7 मरतबा की मीटिंग रखते हैं। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो 6 से 7 से ऊपर मीटिंग्स भी हो जाती हैं, पर एटलीस्ट 6 मीटिंग्स जो हैं साल के अंदर होनी चाहिए पीएनटीसी की, ठीक है। उसके अंदर पीएनटीसी क्या करती है कि अगर उन लोगों को मतलब है इस तरह का जो होता है कि अगर कोई ज़्यादा डिस्कशंस करनी है पूरी जो कम्युनिटी के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके रिगार्डिंग, अगर कोई डिस्कशंस होती हैं तो ये लोग इनसाइड हॉस्पिटल और आउटसाइड द हॉस्पिटल के जो है ना फिजिशियंस वगैरह को भी, स्पेशलिस्ट को भी जो है वो इनवाइट देते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग भी जो है अपनी एक्सपर्टीज़ और स्पेसिफ़िक इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें, जो भी उन लोगों की एक्सपर्टीज़ हैं। उसके अलावा और स्पेसिफ़िक इश्यूज़ के लिए जो है ना वो लोग डिस्कस कर सकें। तो ऐसा होता है कि वो लोग बाहर के भी जो डॉक्टर्स होते हैं ना दूसरे हॉस्पिटल्स के भी इनवाइट करते हैं। अब सेक्रेटरी जो है हमारा, जो कि हम एज अ फार्मासिस्ट जो सर्व कर रहा है, उसके जो रोल्स हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। किस लिए? क्योंकि उसको जो है ना न्यू एजेंडाज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं, सप्लीमेंट्री मटेरियल्स जो है ना उसको कलेक्ट करने पड़ते हैं, और इंक्लूडिंग मिनट्स। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा आगे डिफ़ाइन करती हूँ चल के। तो पहले अब इस चीज़ को देख लेते हैं कि सेक्रेटरी जो है वो प्रिपेयर करेगा एजेंडाज़ को एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल्स को, जिसके अंदर वो क्या करेगा, मिनट्स को भी इंक्लूड करेगा फ्रॉम द प्रीवियस मीटिंग। अगर ये मीटिंग दूसरी बार हो रही है साल के अंदर, तो जो पहले वाले मीटिंग के जो मिनट्स थे उसके अंदर की जो भी प्रीवियस मीटिंग की जो भी डिस्कशंस थी उसकी जो है पॉइंट्स को हाईलाइट करेगा, ठीक है। और कमेटी के मेंबर्स को जो है सेंड देम टू कमेटी मेंबर्स इन एडवांस, वो उस जो भी वो चीज़ें एजेंडाज़ वगैरह जो है वो नोट डाउन करके वो टीम के जो मेंबर्स होंगे ना उसको एडवांस में ही दे देगा कि इन चीज़ों पे हम लोग को बात करनी है, ठीक है। सो दे हैव टाइम एंड रिव्यू एवरीथिंग, वो मतलब रिव्यू कर सकें उन चीज़ों को। अच्छा, उसके अलावा अब इस चीज़ को मैं कंटिन्यू करती हूँ, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि एज अ सेक्रेटरी हमारे फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो एज अ सेक्रेटरी फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उन एज अ फार्मासिस्ट जो हम लोगों ने सेक्रेटरी अपॉइंट किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि वो एजेंडा जिसकी मैंने बात की, तो वो ये होता है कि वो एक लिस्ट तैयार करेगा जिसके ऊपर उसको उन टॉपिक्स के ऊपर उसको डिस्कशंस करनी है अपकमिंग आने वाली मीटिंग में, ठीक है। उसके अलावा एडिशनल जो सप्लीमेंट्री मटेरियल मैंने बोला, तो उसके अंदर क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशंस वगैरह रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करता है, गैदर करता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स जो कि मीटिंग के दौरान जो है मेंबर्स को मे बी शायद नीड हो उस चीज़ की, तो उस चीज़ को, या अगर कहें कि पेशेंट्स की रिपोर्ट वगैरह को जिसके अंदर मतलब ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स या जिस चीज़ के ऊपर भी उन लोगों को उस मीटिंग के दौरान टॉपिक पे बात करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग सारी रिपोर्ट्स वगैरह को वो जो है ना
कलेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद कंपाइल करता है और समराइज़ करेगा क्या डिस्कशंस हमारी उस प्रीवियस, अगर सेकंड टाइम मीटिंग कर रहे हैं साल के अंदर, तो हमारी पहले की मीटिंग के दौरान क्या चीज़ के ऊपर हमारी डिस्कशन की गई थी और उस मीटिंग के दौरान क्या चीज़ें जो है ना डिसाइड हुई थी, तो उनकी जो है ना एक समराइज्ड उसके भी नोट्स तैयार करेगा, जिसको हम लोग मिनट्स बोल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, इसके अलावा हमारे सेक्रेटरी जो है, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं, वो इस चीज़ को भी उसको जो है ना प्रॉपर जो रिकॉर्ड है, परमानेंट रिकॉर्ड वगैरह भी मीटिंग के जो भी होते हैं मिनट्स, जिस तरह से मैंने बताया कि जो भी प्रीवियस मीटिंग के अंदर डिसाइडेड हुई हुई चीज़ें हैं, उन चीज़ों के प्रॉपर परमानेंट रिकॉर्ड्स वगैरह जो है ना प्रिपेयर करता है, ठीक है। उसके अलावा द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल स्टाफ रिव्यू एंड अप्रूव द कमेटी एक्शंस। अब जो हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, मतलब दूसरे हमारे मेडिकल स्टाफ्स होते हैं, उनको वो चीज़ जो है ना वो लोग रिव्यू करते हैं, जो भी हमारी पीएनटीसी की मीटिंग के दौरान जो भी डिसाइडेड हुई हैं वो रिव्यू वगैरह करेंगे और अप्रूव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ रूल्स और पॉलिसीज़ वगैरह जो हैं डिसाइड होती हैं, जिनको हम ड्रग रूल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी सारी ड्रग को किस तरह से यूज़ करना है, क्या रेगुलेशन, क्या रूल्स वगैरह सेट हुए हुए हैं हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह से उसको यूज़ करना है, तो वो चीज़ें फॉलो करनी होती हैं हर किसी को, ठीक है। उसके बाद कमिटी जो वर्क करती है विद अदर हॉस्पिटल कमिटीज़ रिलेटेड टू ड्रग यूज़, लाइक जो हमारी अगर हम लोग देखें कि हमारे हॉस्पिटल की कमेटी है, ठीक है, तो वो दूसरे हॉस्पिटल की कमिटीज़ के साथ भी जो है मिलके काम करती है, किस चीज़ के रिलेटेड, वही ड्रग के यूज़ के रिलेटेड, कि किस तरह से इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, किस तरह से जो है ना सेफ़ हम लोग मेडिकेशंस यूज़ करवा सकते हैं पेशेंट से, उस हिसाब से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास द कमिटी एक्शंस शुड बी रेगुलरली शेयर्ड। अच्छा, जो भी हमारे पीएनटीसी, जो भी मतलब हमारे रूल्स और रेगुलेशंस जो भी वो डिसाइड करती हैं, तो उस चीज़ को जो है ना हमें रेगुलरली हेल्थ केयर वालों के साथ, हेल्थ केयर स्टाफ के साथ शेयर करने हैं, ताकि वो लोग भी जो हैं पेशेंट केयर में इन्वॉल्व हो सकें, ठीक है। उसके अलावा फंक्शंस एंड स्कोप्स पे अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला फंक्शन हमारा, अच्छा, इस चीज़ पे है। अब फंक्शन इन स्कोप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हमारी जो पीएनटीसी है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है ना अदा करती है, किस चीज़ में, एजुकेट करने में, एडवाइजेस वगैरह देने में मेडिकल स्टाफ को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कि किस तरह से हमें ड्रग का यूज़ करना है। बेसिकली उन लोग का इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो यही होता है कि किस तरह से वो लोग जो है ना ड्रग को यूज़ करवाएं हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह से हम लोग ड्रग्स का जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स को कंट्रोल प्रिवेंट करवा सकते हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट को। तो मेन रोल जो है, इम्पोर्टेंट रोल, वही यही होता है कि वो लोग एजुकेट करते हैं मेडिकल स्टाफ को, एडवाइस करते हैं, और ताकि किस तरह से वो एडमिनिस्टर कर सकें ड्रग्स वगैरह को हॉस्पिटल के अंदर, किस तरह से यूज़ किया जाए, ठीक है। अब ड्रग फार्मूलरी, तो मेन रोल यही है कि ड्रग फार्मूलरी कमेटी जो है डेवलप करती है एक अपडेटेड लिस्ट, जो कि अप्रूव होती है ड्रग की, और वही उस हॉस्पिटल के अंदर, जैसे हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर मैंने आप लोग को बताया था कि एक प्रॉपर लिस्ट बनती है जो कि हमारी कमेटी बनाती है, ठीक है, और वही लिस्ट जो है हमारी हॉस्पिटल्स के अंदर चलती आती है, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी प्रोग्राम्स, अच्छा, पहला ये कि हमारी ड्रग फार्मूलरी का मैंने आप लोगों को बताया कि अप्रूव लिस्ट होती है, ठीक है, कि किस तरह से कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिकेशंस हैं जो कि उस हॉस्पिटल के अंदर चलनी चाहिए। दूसरा, सेफ्टी प्रोग्राम्स इंश्योर करने के लिए कि इफ़ेक्टिव तरीके से हम लोग वो ड्रग यूज़ करवाएं, ठीक है, क्रिएट करती है प्रोग्राम्स एंड प्रोसीजर्स इंश्योर करने के लिए कि सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव ड्रग यूज़ हो हॉस्पिटल्स के अंदर। और दूसरा ये कि मॉनिटर करती है, वो लोग मॉनिटर वगैरह करते हैं, कमेटी मॉनिटर करती है, इवेल्यूएट करती है कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो हैं वो हॉस्पिटल के अंदर हम लोग किस तरह से प्रिवेंट करवा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी जो है, इनके सेवरल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि वो लोग ड्रग के यूज़ और रिव्यू को देखते हैं। ड्रग यूज़ रिव्यू, जो कि हम लोग काफ़ी स्लाइड से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि उनका मेन मकसद यही होता है कि वो लोग रिव्यू करते हैं कि किस तरह से हम लोग सेफ़ और इफ़ेक्टिव ड्रग्स जो हैं हॉस्पिटल्स के अंदर यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, एजुकेशनल प्रोग्राम,
कि वही भाई मेडिकल स्टाफ जो भी हमारी मेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग वगैरह हैं, उन लोग को उस ड्रग के बारे में एजुकेट करते हैं कि ये वाली न्यू ड्रग आई है, इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह जो भी होता है, सारी चीज़ें। फिर वो लोग क्या करते हैं, क्वालिटी अश्योरेंस को भी चेक करते हैं कि किस तरह से वही कि क्वालिटी एश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें कि वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ के अंदर, के इंश्योर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ मेडिकेशन जो है किस तरह से हम लोग सही कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस वगैरह के क्वालिटीज़ के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट को वो लोग एडवाइस करते हैं कि किस तरह से आप लोग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से कंट्रोल प्रोसीजर्स वगैरह कर सकते हो, किस तरह से मेडिकेशन डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिस्पेंस कर सकते हो। ठीक है, स्टॉक रिकमेंडेशन के मतलब अगर बात की जाए इन पेशेंट्स के अंदर, तो आप लोग किस तरह से स्टॉक को जो है इन पेशेंट्स के अंदर जो है इन पेशेंट स्टॉक एरिया के अंदर आप लोग किस तरह से ड्रग्स को रख सकते हो। ठीक है, जैसे इमरजेंसी के लिए हम लोग इन पेशेंट्स के अंदर अगर कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाती है, मेडिकेशन नहीं होती है, कोई ऐसी इमरजेंसी है, तो उन लोग के पास एक इमरजेंसी किट वगैरह होती है जिसके अंदर क्या होता है कि इमरजेंसी मेडिकेशंस हमारी पड़ी हुई होती हैं। अब वो जो है ना, अगर वहाँ से कोई एक मेडिकेशन उन्होंने उठा ली, तो वो हर 24 घंटे के अंदर वो इमरजेंसी किट जो होती है वो फार्मेसी से उन लोग के पास फिर से बन के जाती है। ठीक है, वहाँ से अगर आप लोगों ने एक भी मेडिकेशन उठाई है या 2 मेडिकेशंस यूज़ की हैं, तो हर 24 घंटे के अंदर वो किट आप लोग के पास चेंज होके आती है। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन वगैरह कि किस तरह से हेल्थ केयर के साथ हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, अप्रूव करवा सकते हैं रिकमेंडेशंस वगैरह, कि ज़ाहिर बात है अब हेल्थ केयर जो है हमारे दूसरे जो मेडिकल स्टाफ्स हैं, वो भी जो है ना उस चीज़ के बारे में नॉलेज देते हैं हम लोग को कि हाँ, ये मेडिकेशन जो है इसकी हम लोगों ने कोई साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखे हैं, तो ये मेडिकेशन सेफ़ है। ठीक है, उसके अलावा मीटिंग के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हर हॉस्पिटल के अंदर ना वेराई करती है। ठीक है, स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं अगर, तो उसके अंदर ये होता है कि हर 6 महीने में मतलब पूरे साल के अंदर 6 बार वो लोग जो है मीटिंग करते हैं। ठीक है, हर 6 महीने में नहीं, सॉरी। अगर स्मॉल हॉस्पिटल्स हैं तो हर उसमें जो है ना साल के अंदर 5 से 6 तक की मीटिंग्स होती हैं। पर अगर हमारे पास लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसको जो है यहाँ पे एक वर्ड था, ब्यूसर्स हॉस्पिटल। ठीक है, अगर कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसी बड़ी है जिसके अंदर बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, तो उसके अंदर हम लोग मंथली मीटिंग्स रखते हैं कमिटी की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग में यही है कि फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक मीटिंग जो है शेड्यूल डिपेंड ऑन द हॉस्पिटल साइज़ एंड द वैरायटी ऑफ ड्रग यूज्ड। यही कि हॉस्पिटल की कितनी साइज़ का, मतलब अगर स्मॉल है या लार्ज हॉस्पिटल्स हैं, और वैरायटी ऑफ ड्रग उनके अंदर कौन सी यूज़ होनी है, तो उस हिसाब से भी मीटिंग की शेड्यूल्स को सेट किया जाता है कि 6 महीने में मतलब साल के अंदर 6 बार मीटिंग का, या अगर ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल्स हैं तो वो लोग मंथली वो लोग करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। अब वो चीज़ जो है ना, कमिटी के जो सेक्रेटरी हैं, मतलब हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो लोग इंश्योर करते हैं कि मीटिंग जो है वेल तरीके से अटेंडेड हो, और वो सारे ही एजेंडाज़ वगैरह, जैसे मैंने आप लोग को बताया कि वो लोग एजेंडाज़ बनाते हैं, मिनट्स वगैरह काउंट करते हैं, और जो भी सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह होते हैं जिनके ऊपर उन लोग को बात करनी होती है, तो वो लोग बना के पहले ही जब मीटिंग होती है उसके प्रॉपर शेड्यूल्स वगैरह के इस डेट पे मीटिंग होनी है, तो वो सारे मेंबर्स को वो लोग पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा नोटिफिकेशन एंड एजेंडा, जैसे यहाँ पे था कि नोटिफिकेशन एंड एजेंडाज को रेडी करना, तो नोटिफिकेशन एंड एजेंडाज के अंदर यही चीज़ है कि सेक्रेटरी जो होते हैं कमिटी के, जैसे हम फार्मासिस्ट, मैंने जैसे बताया कि फार्मासिस्ट एज अ सेक्रेटरी वर्क करता है, तो उसका क्रूशल रोल यही होता है कि वो हर मेंबर को जो है ना नोटिफाई कर दे कि इस डेट पे हम लोग की मीटिंग होने वाली है, या हमारी मीटिंग जल्दी आने वाली है, तो एडवांस में ही उन लोग को उस चीज़ के लिए अपकमिंग मीटिंग के लिए वो इन्फॉर्म कर देता है। ठीक है, और सारे एजेंडाज़ वगैरह मीटिंग के
और इंश्योर करता है कि हाँ हर हर जो है मीटिंग स्टाफ इसके अंदर आना चाहिए मीटिंग में, और किस तरह से वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, ठीक है। और अदर ऑर्गेनाइजेशंस अगर हम लोग कमिटी दूसरे हॉस्पिटल की कमिटीज़ को बुला रहे हैं तो उन लोग को भी इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा पॉलिसी कंसर्निंग फॉर्मूलरी, अब क्योंकि उन लोगों का काम है इस चीज़ का ना कि हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को बनाने में हमारा पीएनटीसी का काम होता है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई कंसर्न है किसी को, जैसे मेडिकल स्टाफ है, अगर उन लोग को हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर उस लिस्ट के अंदर कोई न्यू मेडिकेशन ऐड करवानी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टाफ मेंबर अगर उन लोग को न्यू ड्रग जो है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के अंदर ऐड करवानी होती है, सबमिट करवानी होती है, तो वो लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा फार्मेसी डिपार्टमेंट क्या करता है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को उस चीज़ को उस वो लोग जो भी मेडिकल स्टाफ जिस भी मेडिकल स्टाफ ने इस चीज़ का रखा है डिमांड कि हम लोग को दूसरी मेडिकेशन ऐड करवानी है फॉर्मूलरी के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, फार्मेसी डिपार्टमेंट को बोलते हैं। फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है थेरापेटिक पीटीसी को बताती है, फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को। तो अब वो चीज़ अगर फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी उस चीज़ के लिए एग्री करती है कि हाँ हम लोग जो है, अब पीएनटीसी के ऊपर होता है कि वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो डिनाई कर रहे हैं कि डिनाई कर दिया कि हम लोग इस मेडिकेशन को जो है नहीं ऐड कर सकते, मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो वो लोग जो है ना अच्छा पहले तो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी को जो है ना नोटिफाई करना है कि वेदर वो लोग प्रपोज़ल को जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं। इफ़ तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग अपील कर सकते हैं। जो भी जिसने भी ये चीज़ का किया है मेडिकल स्टाफ ने कि हम लोग मेडिकेशन ऐड करवा रहे हैं कोई भी फॉर्मूलरी के अंदर, तो वो लोग क्या करते हैं, अपील कर सकते हैं। अब अपील अगर उन्होंने की है, ठीक है, और वो अपील अप्रूव हो जाती है, तो उसके बाद 4 कैटेगरीज़ होती हैं जिसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। वो 4 कैटेगरीज़ हम लोग देखते हैं कि उस मेडिकेशन जो उन लोगों ने करवा रहे हैं वो लोग ऐड, तो उसके उन 4 पे वो मेडिकेशन जो है आ रही है, अप्रूव हो रही है, उन चारों कैटेगरीज़ के अंदर वो मेडिकेशन आ रही है या नहीं। अब वो 4 कैटेगरीज़ क्या है, फॉर्मूलरी ड्रग पहला, कि वो जो है जो मेडिकेशन वो लोग ऐड करवा रहे हैं कि वो कॉमन ड्रग है जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही है पेशेंट केयर में, वो ड्रग उस कैटेगरी में आ भी रही है, जो वो पेशेंट जो फार्मासिस्ट फिजिशियन जो मेडिकेशन ऐड करवाने की जिसने अपील डाली है, तो वो मेडिकेशन जो है, वो जो ड्रग है, वो कॉमनली यूज़ हो रही है पेशेंट केयर के लिए या नहीं, ठीक है। एनी डॉक्टर इन द हॉस्पिटल कैन बी प्रिस्क्राइब दीज ड्रग्स, कोई भी जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो ड्रग प्रिस्क्राइब हो रही है या नहीं, ठीक है। कंडीशनली अप्रूव ड्रग फॉर अ ट्रायल, अब उसको जो है कंडीशनली जो है ना हम लोग अप्रूव कर देते हैं उस ड्रग को जो वो फिजिशियन ने डलवाई है, ठीक है। किस तरह से वो ड्रग जो है अप्रूव होती है, फॉर जनरल यूज़ बट बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड, उस ड्रग को जो है हम लोग क्लोजली मॉनिटर करते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में, मतलब 6 to 12 मंथ्स का पीरियड टाइम होता है जिसके अंदर हम लोग उस ड्रग को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, और उस ड्रग को वही डॉक्टर जो है ना प्रिस्क्राइब कर सकता है। Any doctor can be prescribed them while effective and safety are evaluated, मतलब जब तक उस ड्रग की जो है हम लोग सेफ्टी और इफ़ेक्टिवनेस को एवेल्यूएट कर रहे हैं ना, उस मेडिकेशन को जो कि उस फिजिशियन ने फार्मूलरी के अंदर ऐड करवाने की मतलब अप्रूवल के लिए किया है, तो उस चीज़ को पहले तो उस ड्रग को हम लोग 6 से 12 महीने तक की टाइम पीरियड के लिए जो है टाइम पीरियड देते हैं और मॉनिटर करते हैं क्लोजली, और उसको जो है मेडिकेशन को डॉक्टर जो हैं प्रिस्क्राइब भी करते हैं पर उसकी इफ़ेक्टिवनेस और सेफ्टी को देखने के लिए। उसके बाद स्पेशलाइज्ड फार्मूलरी की अगर हम लोग बात करें, दीज ड्रग्स आर मेंट टू बी स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेशेंट, अब वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेशेंट केयर के लिए होती है, ठीक है। ओनली इस और उस मेडिकेशन को स्पेसिफिक डॉक्टर्स ही जिनको एथोराइज़ किया गया है कमिटी के लिए, वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वही जो है ना उस मेडिकेशन को प्रिस्क्राइब कर सकता है जिसको उस कमिटी ने ऑथराइज्ड मतलब उसको किया हुआ है,
ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल ड्रग, अब दीज ड्रग आर अप्रूव फॉर स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस, और उसके अलावा ये होता है कि दे कैन बी ओनली इंक्लूडेड इन द हॉस्पिटल ड्रग लिस्ट आफ्टर अब वो इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें कि उनके ऊपर रिसर्चेज होती हैं, ठीक है, प्रॉपर, और रिसर्च के बाद ही उस ड्रग को जो है प्रॉपर उस लिस्ट के अंदर हम लोग डालते हैं। अब ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब ये चार हमारे पॉइंट्स हमारी जो है फॉलोइंग, जैसे हमने कहा था कि फॉलोइंग वो होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। अब इन चार कैटेगरीज के अंदर वो अगर ड्रग जो है क्वालिफाई नहीं होती है, ठीक है, तो उसको जो है ना हम एज अ नॉन फॉर्मुलरी ड्रग के तौर पे हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब उसको जो है उसके बाद फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी फार्मेसी वालों को उस ड्रग के लिए स्टॉक को लिमिट करवा देती है, लिमिटेड कर देती है स्टॉक को, और डिस्पेंसिंग को भी जो है ना लिमिटेड क्वांटिटी में करवा देती है, ठीक है। फिर सिर्फ वो प्रिस्क्राइबर, मतलब वो स्टाफ मेंबर जो कि अथोराइज्ड है, वही जो है ना उसको ऑन द प्रिस्क्रिप्शन वो प्रिस्क्राइब करवा सकता है, ठीक है। उसके अलावा फार्मेसी एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलरी सिस्टम, जो कि है मैंने कल वाले टॉपिक में भी ये बताया था कि वो लोग जेनरिक नेम्स के ऊपर ही मेडिकेशन को जो है वो करवाते हैं, डिस्पेंस करवाते हैं, ताकि डुप्लीकेशन जो है ना इन्वेंट्री के अंदर वो कम हो जाए, अवॉइड हो जाए, और कॉस्ट भी जो है वो सेव हो, ठीक है। अब वो जो है मे प्रिस्क्राइब एज ए स्पेसिफिक ब्रांड अ ड्रग बट द अथॉरिटी, अच्छा इस चीज़ के ऊपर भी है कि जैसे हम लोगों ने बोला ना कि जेनरिक नेम्स के ऊपर ही हम लोग डिस्पेंस करते हैं, तो वो चीज़ भी अगर कोई प्रिस्क्राइबर जो है वो जेनरिक नेम के ऊपर नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसने जो है स्पेसिफिक ब्रांड के ऊपर ड्रग को जो है प्रिस्क्राइब किया है, तो वो चीज़ भी हमारे फार्मासिस्ट के ही ऊपर है कि वो उस चीज़ को जो है सिलेक्ट कर रहा है या नहीं, वो किस तरह की जो है ना ड्रग्स को जो है अपने फार्मेसी के अंदर सेलेक्ट कर रहा है। द फार्मेसी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मुलरी सिस्टम विल डिस्पेंस ऑल द ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ जेनरिक नेम्स, ठीक है, किस लिए, टू अवॉइड द डुप्लीकेट इन्वेंट्री एंड अचीव कॉस्ट सेविंग। फिजिशियन हाउएवर अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ ड्रग, ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक ब्रांड अगर प्रिस्क्राइबर जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, तो ये अथॉरिटी जो है ना इस के कौन सा ब्रांड ऑफ ड्रग जो है सेलेक्ट होगा, वो हमारे पास फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास ही अथॉरिटी होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब कर रहा है स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ ड्रग, ठीक है, इफ़ दे प्रेफर, अगर वो लोग कर रहे हैं, फाइनल डिसीजन जो भी होता है कि कौन से ब्रांड ऑफ ड्रग जो है वो डिस्पेंस करनी है, वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के ऊपर ही होता है। मतलब फार्मेसी के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो लोग जो है कौन सी मेडिकेशंस को, कौन से स्पेसिफिक ब्रांड्स को जो है वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं ऑन द अवेलेबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड द अदर रिलेवेंट फैक्टर्स, ठीक है, इंश्योर करने के लिए कि किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं ड्रग इन्वेंट्री को एंड रिसोर्सेज को विद इन द हॉस्पिटल। मतलब ये चीज़ हमारे फार्मासिस्ट के ऊपर ही होती है। अगर कोई डॉक्टर जो है स्पेसिफिक ब्रांड लिख के दे रहा है, ठीक है, फाइनल डिसीजन हमारी फार्मेसी के ऊपर ही होता है कि वो किस कौन से ब्रांड्स को जो है अपने हॉस्पिटल में रख रही है, मतलब अपने फार्मेसी के अंदर रख रही है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था, यहीं पे एंड होता है, जिसके अंदर आज को हम आज के टॉपिक में जैसे हम लोगों ने एक मिनट, बेसिकली आज हम लोगों ने पीएनटीसी की डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन किस तरह से हो रही है, मेंबरशिप और कंपोजिशन जो है हमारे पीएनटीसी की किस तरह से हो रही है। हमारे पास डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स होने लाजमी है, हमारे पास नर्सेज एंड फार्मासिस्ट लाजमी है, ठीक है। नर्स की हेड नर्स हम लोग लेते हैं कमेटी के अंदर, ठीक है, और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेते हैं। उसके अलावा अगर सब कमिटीज़ हम लोग को बनानी है, तो हम लोग हर एक डिपार्टमेंट जो भी हमारा था, सर्जरी, मेडिसिन, फार्मेसी, उसके हम लोग सब अ, वो लोग लेते हैं। दूसरे हम अ, लोगों को भी लेते हैं, जैसे फार्मासिस्ट, दूसरा फार्मासिस्ट भी हम लोगों ने लिया, सब कमिटीज़ मतलब बनाने के लिए, ठीक है। और उन सब कमिटीज़ का हमारे पास सब टॉपिक्स वगैरह के लिए हम लोग लेते हैं, जैसे अगर एंटी इन्फेक्टिव्स के ऊपर है या ऑन्कोलॉजी के ऊपर है
CNAs एजेंट्स के ऊपर है, तो हम लोग उनको सब टॉपिक्स के ऊपर हम लोग सब कमिटीज़ को बनाते हैं। हमारे पास हॉस्पिटल बहुत बड़े हैं, ठीक है। उसके बाद क्या रोल होता है कमेटी का, यही कि वो एडवाइजरी रोल करते हैं, एजुकेशनल रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सी ऑपरेशंस हैं, किस तरह से जो है ना मीटिंग्स की जाती हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए की जाती हैं, कितना टाइम पीरियड मतलब हम लोग हर ईयर कितने बार हम लोग कर सकते हैं मीटिंग्स को। उसके बाद क्या एजेंडाज़ वगैरह होते हैं, वो पूरा हमारे सेक्रेटरी के ऊपर होता है, फार्मासिस्ट के ऊपर होता है कि वो जो है ना, जो कि हम फार्मासिस्ट एज अ सेक्रेटरी वो कर रहे हैं, इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके ऊपर होता है कि वो कौन से डिस्कशन टॉपिक्स ले रहा है, ठीक है। और हर मतलब साल के हर 6 महीने, मतलब साल के 6 बार हम लोग जो है ना पूरे ईयर में हम लोग वो मीटिंग्स रखते हैं, ताकि अगर कोई इस बीच में, अच्छा इस बीच में अगर कोई नई मेडिकेशन आ रही है तो हम लोग जल्दी मीटिंग्स भी रख लेते हैं। उसके बाद हमारी फार्मेसी ऑन थेरापेटिक कमेटी का जो है मेन रोल क्या होते हैं कि वो लोग ड्रग फार्मूलरी, ड्रग की सेफ्टी वगैरह के ऊपर बात करें, डिस्कशंस करें, एजुकेशनल प्रोग्राम्स और क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह चेक करें, फिर ही उस मेडिकेशन को जो है हम लोग हॉस्पिटल फार्मूलरी के अंदर लेते हैं और वो चीज़ें जो है ना हमारे हॉस्पिटल के अंदर थ्रू आउट यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर लार्ज हॉस्पिटल्स हैं तो उनकी मंथली बेसिस पे उनकी मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन एंड एजेंडाज़ वही कि हमारे फार्मासिस्ट के ऊपर होता है कि वो मीटिंग वगैरह अगर हो रही है तो उसके पूरे एजेंडाज़ वगैरह जो हैं ऑलरेडी बना के सारे जो है ना मेडिकल स्टाफ के पास पहुंचा दे कि हाँ इस टाइम पे हम लोग की मीटिंग होने वाली है, ताकि उन लोगों को भी टाइम मिले रिव्यू करने का, अगर उन लोगों को कुछ ऐड करवाना है या उन लोगों को मीटिंग के अंदर कोई डिस्कशंस वगैरह करनी है। उसके बाद फार्मूलरी के कंसर्न में अगर पॉलिसीज़ किसी किसी फिजिशियन को जो है कोई और ब्रांड ऐड करवाना है या कोई और मेडिकेशन ऐड करवानी है जो कि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में अगर यूज़ कर रहा है उस मेडिकेशन को, और उसको लगता है कि उसकी सेफ्टी और एफिकेसी है, ताकि उसकी इतनी सेफ्टी और एफिकेसी है कि वो फार्मूलरी के अंदर लिस्ट आउट करवाई जाए, तो वो फिर जो है ना अपील करता है, ठीक है। अगर अपील हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो वो फिर से वो उसके लिए जो है ना अब मतलब अगर वो उसकी जो है एक्सेप्ट हो जाती है प्रपोज़ल या रिजेक्ट हो जाता है तो वो अपील कर सकता है। उसके बाद उसकी 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके अंदर उस ड्रग को जो है फॉल डाउन करना होता है, ठीक है। उसके अंदर उसको 4 चीज़ों के अंदर उसको क्या कहते हैं उसको कि बेस्ट होना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद ही वो एज अ ऑफिशियल फार्मूलरी लिस्ट में आती है, वरना हम लोग उसको जो है नॉन फार्मूलरी ड्रग टोर करवा देंगे कि हमारे उसके फार्मूलरी के अंदर नहीं है, पर स्पेसिफिक डॉक्टर अगर वो चाह रहा है जिसको PNTC ने उस चीज़ की अथॉरिटी दी हुई है तो वो उसको प्रिस्क्राइब कर सकता है। पर फार्मेसी के अंदर फिर हम लोग जो है ना उस ड्रग की लिमिट को कम कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आज के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा कल जो भी लेक्चर होगा वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा, जो कि हमारा फार्मेसी इंटरवेंशंस पे होगा, और उसी में ही हम लोग थोड़ी सी ना इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे कि फार्मेसी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर डिस्पेंसिंग इन पेशेंट्स में कैसे होती है और आउट पेशेंट्स में कैसे होती है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। होप आप लोगों को समझ आया हो, ठीक है। आज का असाइनमेंट अगर हम लोग ऐड करें तो आप लोग मुझे या आज के असाइनमेंट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखें बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।